द रूथलेस किंग। चैप्टर 28। एक और गलती। लेकिन इस बार किसकी? सुबह के 11 बजे राजवंश पैलेस में शादी की तैयारियां अपने आखिरी चरण में थीं। पीछे वाले किचन में रूही बिना सिर उठाए काम कर रही थी। वह अब किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रही थी। कल तक जो लड़की हर बात पर मुस्कुरा देती थी, आज पूरी तरह खामोश थी। रामलाल दूर से अपनी बेटी को देख रहे थे। उनका दिल दुख रहा था, लेकिन वे जानते थे कुछ बातें समय ही ठीक करता है। तभी हाउस मैनेजर तेजी से अंदर आया। सब लोग सुनो। दोपहर 12 बजे महारानी देवयानी जी मंदिर में कुलदेवी की विशेष पूजा करेंगी। प्रसाद और पूजा की सारी तैयारी समय पर होनी चाहिए। सभी अपने अपने काम में लग गए। उधर पार्थ अपनी स्टडी में खड़ा था। उसके सामने कबीर और जैन थे। रुद्र कहाँ है? जैन बोला, सर, वो सामने आने वालों में से नहीं है। उसने अपने लोग शहर में फैला दिए हैं। पार्थ ने टेबल पर रखा मुंबई का नक्शा देखा। वो शादी रोकने नहीं आया, वो राजवंश नाम पर दाग लगाने आया है। कबीर ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली सर। उसी समय महल के मंदिर में पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी थी। दादी देवयानी वहां पहुंच चुकी थीं। पूरे राजवंश परिवार के सदस्य भी आने लगे। लेकिन एक समस्या हो गई। पंडित जी बोले, चांदी का कलश कहाँ है? सन्नाटा। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वह विशेष कलश जो हर राजवंश शादी में इस्तेमाल होता था, अपनी जगह पर नहीं था। हाउस मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी तो यहीं रखा था। यह खबर कुछ ही मिनटों में पार्थ तक पहुंच गई। वह तेज कदमों से मंदिर पहुंचा। उसकी नजर पूरे मंदिर पर घूमी। कलश कहाँ गया? किसी के पास जवाब नहीं था। हाउस मैनेजर हकलाने लगा, सर, सर, शायद, शायद किसी ने। पार्थ गरजा, शायद नहीं, मुझे जवाब चाहिए। पूरा मंदिर खामोश हो गया। तभी एक कर्मचारी घबराते हुए बोला, सर, आज सुबह पीछे वाले स्टोर में सिर्फ एक नई लड़की गई थी। सबकी नजर एक साथ मुड़ी। रूही। रूही का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। न, नहीं, मैं तो सिर्फ फूल रखने गई थी। मैंने कुछ नहीं लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। पार्थ की आंखें उस पर टिक गईं। इस बार उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बस कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर कबीर की तरफ मुड़ा। पूरे महल की तलाशी लो, और जब तक कलश नहीं मिलता, कोई भी कर्मचारी महल से बाहर नहीं जाएगा। यस सर। रूही की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब सिर्फ डांट की बात नहीं है, उस पर चोरी का शक किया जा रहा था। दूर भीड़ में खड़ा एक आदमी हल्का सा मुस्कुराया। वह राजवंश पैलेस का कर्मचारी नहीं था। वह रुद्र प्रताप का आदमी था। और शाही चांदी का कलश उसी ने छिपाया था। चैप्टर 29। सच की तलाश। राजवंश पैलेस मंदिर के बाहर पूरा माहौल बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां शहनाई बज रही थी, अब वहां फुसफुसाहट थी। सभी कर्मचारी एक लाइन में खड़े थे। हर किसी के बैग और सामान की तलाशी ली जा रही थी। रूही सबसे आखिर में खड़ी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं।
वह बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच सामने आ जाए। कबीर एक एक कर्मचारी की जांच कर रहा था। अगला एक कर्मचारी आगे आया, तलाशी हुई, कुछ नहीं मिला। फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन कलश कहीं नहीं मिला। उसी समय पार्थ मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी हाउस मैनेजर उसके पास आया। सर, अगर कलश नहीं मिला तो शादी की रस्म रुक जाएगी। पार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, रस्म नहीं रुकेगी और चोर भी नहीं बचेगा। उधर रूही की बारी आ गई। वह कांपते हुए आगे बढ़ी। उसने अपना छोटा सा कपड़े का थैला कबीर को दे दिया। कबीर ने बैग खोला। अंदर 2 जोड़ी कपड़े, एक पुरानी डायरी, उसकी मां की तस्वीर और एक छोटा सा कपड़े का पर्स था। बस, कुछ और नहीं। कबीर ने बैग बंद कर दिया। सर, इसके पास कुछ नहीं मिला। रूही ने राहत की सांस ली, लेकिन शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तभी पार्थ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। वह सीधे रूही के सामने आकर रुका। रूही ने डर के मारे सिर झुका लिया। उसे लगा अब फिर डांट पड़ेगी। लेकिन पार्थ ने पूछा, आज सुबह तुम स्टोर रूम गई थीं? जी। क्यों? हाउस मैनेजर ने फूल रखने भेजा था। अकेली? जी। पार्थ कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने हाउस मैनेजर की तरफ देखा। सीसीटीवी। पूरा माहौल शांत हो गया। हाउस मैनेजर घबरा गया। सर, वो स्टोर रूम वाले कैमरे सुबह से बंद हैं। यह सुनते ही पार्थ का चेहरा सख्त हो गया। बंद हैं या बंद किए गए हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। उसी समय जैन तेजी से भागता हुआ आया। सर, हमने कैमरों का बैकअप निकाल लिया। सुबह 10:30 बजे एक आदमी मंदिर के स्टोर में गया था, लेकिन उसने स्टाफ की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। पार्थ की आंखों में चमक आ गई। चेहरा। जैन ने टैबलेट आगे बढ़ाया। धुंधली तस्वीर थी, लेकिन साफ इतना दिख रहा था, वह रूही नहीं थी। पार्थ ने बिना समय गवाए आदेश दिया, पूरा फुटेज बड़ा करो और महल का एक एक गेट सील कर दो। वो आदमी अभी भी यहीं है। भीड़ में एक नकली कर्मचारी का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से पीछे हटना शुरू किया। उसे लगा कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन दूर खड़ा पार्थ उसी को देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और उसी पल वह आदमी मुड़ा और पूरी ताकत से भाग पड़ा। चैप्टर 30 कोई नहीं बचेगा। पकड़ो उसे। पार्थ की आवाज पूरे राजवंश पैलेस में गूंज उठी। भागता हुआ नकली कर्मचारी मेहमानों की भीड़ चीरता हुआ पिछले कॉरिडोर की तरफ दौड़ पड़ा। सिक्योरिटी उसके पीछे थी। महल में अफरा-तफरी मच गई। मेहमानों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पार्थ ने चलते चलते आदेश दिया, संगीत बंद नहीं होगा। शादी की कोई रस्म नहीं रुकेगी। यस सर। यही राजवंश परिवार का नियम था। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, दुनिया के सामने राजवंश कभी कमजोर नहीं दिखता। दूसरी तरफ भागता हुआ आदमी सर्विस कॉरिडोर में घुस गया।
उसने जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला। उसी में शाही चांदी का कलश छिपा हुआ था। वह उसे खिड़की से बाहर फेंकने ही वाला था। तभी धड़ाम, दरवाजा लात मारकर खुला। पार्थ अंदर आ चुका था। उसके पीछे कबीर और कमांडो थे। आदमी घबरा गया। उसने कलश फेंकने की कोशिश की, लेकिन पार्थ ने बिजली जैसी तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। कलश उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा, लेकिन टूटा नहीं। कबीर ने तुरंत उसे उठा लिया। सर, कलश सुरक्षित है। आदमी ने मौका देखकर पार्थ पर मुक्का चलाया, लेकिन पार्थ वहीं खड़ा रहा। उसने एक ही हाथ से उसका मुक्का रोक लिया। अगले ही पल उसने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह सीधे दीवार से टकराया। पूरा कमरा कांप उठा। आदमी दर्द से कराहने लगा। पार्थ उसके पास पहुंचा। उसकी कॉलर पकड़कर बोला, मेरे महल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? आदमी हांफते हुए बोला, र रुद्र। पार्थ की आंखों में आग उतर आई। रुद्र का नाम लेकर अपनी मौत आसान मत समझ। उसी समय मंदिर के बाहर जैन दौड़ता हुआ आया। सर, कलश मिल गया। पूरे मंदिर में राहत की सांस ली गई। दादी देवयानी ने भगवान का धन्यवाद किया। रूही अब भी एक कोने में खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। कुछ देर बाद कबीर उसके पास आया। तुम पर जो शक था वो खत्म हो गया। रूही ने धीरे धीरे सिर उठाया। मतलब? मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। इस बार डर के नहीं, राहत के। उसी समय पार्थ वहां पहुंचा। पूरा स्टाफ चुप हो गया। सबको लगा अब वह कुछ कहेगा। पार्थ ने एक नजर रूही पर डाली, फिर हाउस मैनेजर की तरफ देखा। उसकी आवाज कठोर थी। बिना सबूत किसी पर उंगली उठाने की गलती दोबारा मत करना। हाउस मैनेजर ने तुरंत सिर झुका दिया। सॉरी सर। पार्थ ने रूही की तरफ देखा। एक पल, दो पल, लेकिन उसने उससे माफी नहीं मांगी, क्योंकि उसके हिसाब से उसने उसे दोषी ठहराया ही नहीं था। उसने सिर्फ जांच करवाई थी। वह मुड़ा और चला गया। रूही उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके मन में पहली बार एक अजीब सा सवाल उठा। ये आदमी आखिर है कैसा? कभी पत्थर जैसा, कभी बिल्कुल न्याय करने वाला। उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन पार्थ के मन में अब सिर्फ एक लक्ष्य था, रुद्र प्रताप। आज उसने राजवंश परिवार को चुनौती दी थी। अब जवाब मिलेगा। चैप्टर 31 सात फेरे। शाम के 7 बजे राजवंश रॉयल पैलेस का विशाल आंगन सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। शहनाई की मधुर धुन पूरे महल में गूंज रही थी। मंडप फूलों से सजा हुआ था। देश के बड़े उद्योगपति, विदेशी मेहमान और राजघरानों के लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। कलश चोरी की घटना को इतने सलीके से संभाल लिया गया था कि किसी मेहमान को भनक तक नहीं लगी। दुल्हन लाल जोड़े में मंडप की ओर बढ़ी। दूल्हा वीरेंद्र पहले से मंडप में बैठा था। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। पूरा राजवंश परिवार भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठा था। उधर पार्थ सबसे पीछे खड़ा था। उसकी नजर शादी पर कम,
सिक्योरिटी पर ज्यादा थी। उसके ईयरपीस में लगातार अपडेट आ रहे थे। ईस्ट विंग क्लियर, नॉर्थ गेट सिक्योर, रूफ टीम रेडी। उसने बस इतना कहा, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यस सर। दूसरी तरफ रूही अपने पापा के साथ रसोई के बाहर खड़ी थी। अब उनका ज्यादातर काम खत्म हो चुका था। रामलाल मुस्कुराए। देख बेटा, इतनी बड़ी शादी जिंदगी में पहली बार देखी ना। रूही ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ पापा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी आंखें मंडप की तरफ थीं। पहली बार वह काम नहीं, एक शादी देख रही थी। पंडित जी बोले, अब वरवधू 7 फेरे लेंगे। शहनाई की आवाज और तेज हो गई। पूरा परिवार खड़ा हो गया। दादी देवयानी की आंखें खुशी से भर आईं। उसी समय जैन चुपचाप पार्थ के पास आया। सर, रुद्र के सभी लोग पकड़ लिए गए हैं। पूरे पैलेस की तलाशी पूरी हो चुकी है। पार्थ ने पहली बार राहत की सांस ली। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर। मंडप में 7वां फेरा पूरा हुआ। पंडित जी मुस्कुराए। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। फूलों की वर्षा होने लगी। दादी देवयानी ने भगवान का धन्यवाद किया। दूर खड़ी रूही भी मुस्कुरा उठी। उसे अच्छा लगा कि इतने दिनों की भागदौड़ बिना किसी बड़ी परेशानी के पूरी हो गई। उसने अपने पापा से कहा, पापा, अब तो हमारा काम भी खत्म हो गया ना। रामलाल ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, कल सुबह हिसाब करके हम अपने कमरे का सामान बांध लेंगे। रूही के चेहरे पर सुकून आ गया। उसे लगा, अब वह अपने छोटे से गांव जैसी शांत जिंदगी में लौट जाएगी। उसे क्या पता, किस्मत ने उसके लिए राजवंश पैलेस के दरवाजे अभी बंद नहीं किए थे। उधर पार्थ की नजर एक पल के लिए भीड़ पर पड़ी। रूही अपने पिता के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। बस एक पल, फिर उसने नजर हटा ली। उसके लिए वह अभी भी महल में काम करने वाली सैकड़ों कर्मचारियों में से सिर्फ एक थी। लेकिन किस्मत दोनों के लिए कुछ और लिख चुकी थी। चैप्टर 32 विदाई। और एक नया फैसला। सुबह के 8 बजे राजवंश रॉयल पैलेस में शादी की आखिरी रस्में शुरू हो चुकी थीं। पूरा महल अब पहले जितना शोरगुल वाला नहीं था। मेहमान एक एक करके विदा होने लगे थे। आंगन में दुल्हन की विदाई की तैयारी चल रही थी। शहनाई की धीमी धुन वातावरण को भावुक बना रही थी। दुल्हन अदिति अपने माता पिता के गले लगकर रो रही थी। वीरेंद्र उसके पास चुपचाप खड़ा था। राजवंश परिवार सम्मान के साथ सब रस्में निभा रहा था। दादी देवयानी ने बहू के सिर पर हाथ रखा। आज से ये घर तुम्हारा है बेटी। अदिति ने उनके पैर छू लिए। कुछ देर बाद दुल्हन की गाड़ी महल के मुख्य दरवाजे से अंदर आई। गृह प्रवेश की रस्म हुई। आरती उतारी गई। अदिति ने चावल का कलश गिराया और लाल रंग में भीगे पैरों के निशान बनाते हुए महल में प्रवेश किया। तालियों की गूंज पूरे महल में फैल गई। शादी की सारी मुख्य रस्में पूरी हो चुकी थीं। पीछे वाले सर्विस क्वार्टर में रामलाल अपना छोटा सा बैग बांध रहे थे। रूही अपने कपड़े तह कर रही थी। कमरा बहुत छोटा था, लेकिन दोनों ने पिछले कई दिनों से यही अपना घर बना लिया था। रामलाल मुस्कुराए। चल बेटा, दोपहर तक हिसाब हो जाएगा। फिर मुंबई में कोई छोटा सा काम ढूंढेंगे।
रूही ने धीरे से पूछा, गांव नहीं जाएंगे? रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी नहीं, इतनी दूर आए हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे। रूही ने सिर हिला दिया। उसे अपने पापा पर पूरा भरोसा था। उधर राजवंश परिवार के ड्राइंग रूम में दादी देवयानी, अजय राजवंश और पार्थ बैठे थे। अजय बोले, शादी अच्छे से निपट गई। रामलाल और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। दादी ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसे ईमानदार लोग आजकल कम मिलते हैं। पार्थ चुपचाप कॉफी पी रहा था। उसे इन बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। तभी महल का बटलर घबराया हुआ अंदर आया। महारानी साहिबा, एक समस्या हो गई है। क्या हुआ? हमारे हेड शेफ ने अभी अभी इस्तीफा भेज दिया है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बटलर आगे बोला, उन्हें विदेश से बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है। वो आज शाम ही जा रहे हैं। दादी देवयानी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कुछ सोचते हुए खिड़की से बाहर देखा। फिर बोली, रामलाल को बुलाइए। पार्थ ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी कॉफी खत्म की। उसे लगा, यह सिर्फ रसोई का मामला है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दादी का अगला फैसला उसकी शांत जिंदगी में एक नई हलचल लाने वाला था। चैप्टर 33, दादी का निर्णय। राजवंश पैलेस, ड्राइंग रूम। दादी देवयानी शांत होकर सोफे पर बैठी थीं। अजय राजवंश और पार्थ भी वहीं मौजूद थे। कुछ ही देर में बटलर रामलाल को अंदर लेकर आया। रामलाल ने घबराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रणाम महारानी साहिबा। जीते रहो, देवयानी ने मुस्कुराकर कहा। बैठो। रामलाल घबरा गए। नहीं महारानी साहिबा, मैं यहीं ठीक हूं। देवयानी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। रामलाल, हमारे हेड शेफ ने नौकरी छोड़ दी है। रामलाल चौंक गए। जी, मैं चाहती हूं कुछ समय तक तुम राजवंश पैलेस की रसोई संभालो। रामलाल ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। महारानी साहिबा, ये मेरे बस की बात नहीं है। इतने बड़े महल की जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगा? देवयानी हल्के से मुस्कुराईं। जिस आदमी ने हजारों मेहमानों की शादी बिना शिकायत पूरी करवाई, वो ये जिम्मेदारी भी निभा सकता है। रामलाल अभी भी झिझक रहे थे। लेकिन मेरी बेटी भी साथ है। उसका क्या होगा? देवयानी ने तुरंत जवाब दिया। वो भी यहीं रहेगी। महल में रहने की व्यवस्था होगी। तुम दोनों हमारे मेहमान नहीं, हमारे कर्मचारी बनकर रहोगे। यह सुनते ही पार्थ ने पहली बार बातचीत में हिस्सा लिया। उसकी आवाज सख्त थी। दादी। सबकी नजर उसकी तरफ उठ गई। स्थायी नियुक्ति करने से पहले पूरी जांच होगी। राजवंश पैलेस में काम करने वाला हर व्यक्ति वेरीफाइड होना चाहिए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रामलाल घबरा गए। उन्हें लगा शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन देवयानी ने शांत स्वर में कहा, जांच कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पार्थ ने कबीर की तरफ देखा। आज ही? जी सर। उसी समय रूही बाहर बरामदे में खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या बात हो रही है। वह बस अपने पापा का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद
रामलाल बाहर आए। उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थीं। पापा, क्या हुआ? रामलाल मुस्कुराए। बेटा, लगता है हमें अभी ये महल छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। रूही की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? रामलाल ने सारी बात बता दी। रूही कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से महल की तरफ देखा। उसके मन में पहला ख्याल आया, मतलब अब रोज उस गुस्सैल आदमी का सामना करना पड़ेगा। उसने धीरे से भगवान का नाम लिया। हे भगवान, बस मुझसे कोई गलती मत करवाना। उसे क्या पता, उसकी सबसे बड़ी मुश्किल अभी शुरू ही हुई थी। दूसरी तरफ अपने ऑफिस की खिड़की से पार्थ पूरे पैलेस पर नजर रखे हुए था। उसके फोन पर सिर्फ एक मैसेज आया, रुद्रा इज प्लानिंग हिज नेक्स्ट मूव। पार्थ के होठों पर हल्की सी सख्त मुस्कान आई। आने दो, इस बार वो बचकर नहीं जाएगा। चैप्टर 34 पहला दिन। सुबह के 6 बजे राजवंश पैलेस में हर दिन की शुरुआत अनुशासन से होती थी। सिक्योरिटी गार्ड अपनी पोस्ट पर खड़े थे। स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुका था। रसोई में भी काम शुरू हो चुका था। आज रामलाल का पहला दिन था हेड शेफ के रूप में, और रूही अब आधिकारिक तौर पर पैलेस स्टाफ का हिस्सा थी। रूही ने हल्के गुलाबी रंग का सादा सूती सूट पहना था। उसके लंबे काले बाल एक मोटी सी चोटी में बंधे थे। बड़ी बड़ी भूरी आंखें, जिनमें हर समय मासूमियत झलकती थी। वह मुश्किल से 5 फुट लंबी थी। उसे देखकर कोई भी यही कहता, ये तो अभी बच्ची है। वह दोनों हाथों से अपना छोटा सा नोटबुक पकड़े धीरे धीरे रसोई की ओर जा रही थी। महल आज भी उसे उतना ही बड़ा लग रहा था जितना पहले दिन लगा था। उधर महल के मुख्य पोर्च में ब्लैक रोल्स रॉयस आकर रुकी। ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा खोला। पहले कबीर उतरा, फिर पार्थ राजवंश, लगभग 6 फुट 3 इंच लंबा, चौड़े कंधे, ब्लैक 3 पीस सूट, स्टील जैसी नीली आंखें, चेहरे पर ऐसा रौ कि सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड भी अनायास सीधे होकर खड़े हो गए। वह किसी की तरफ देखे बिना अंदर बढ़ गया। उसके पीछे पूरा सिक्योरिटी स्टाफ चल रहा था। रूही उसी समय कॉरिडोर से गुजर रही थी। अचानक उसे सामने से आते लोगों के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर एकदम दीवार से सट गई। उसने सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई ऊपर देखने की। कुछ ही सेकंड बाद पार्थ उसके सामने से गुजरा। उसके लंबे कदम और रूही की छोटी सी कदकाठी, दोनों का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। रूही के सिर की ऊंचाई लगभग पार्थ के कंधे तक ही पहुंच रही थी। वह इतनी छोटी लग रही थी जैसे किसी बच्चे को गलती से इस विशाल महल में छोड़ दिया गया हो। पार्थ आगे निकल चुका था, लेकिन उसी समय उसे पीछे से धीमी सी आवाज सुनाई दी। अरे! रूही का छोटा सा नोटबुक उसके हाथ से गिर गया था। उसमें रखी उसकी मां की पुरानी तस्वीर और कुछ कागज फर्श पर बिखर गए। रूही घबराकर तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। हे भगवान, फिर से गलती हो गई। वह जल्दी जल्दी कागज समेटने लगी। उसी पल पार्थ के कदम रुक गए। पूरा कॉरिडोर भी रुक गया। रूही ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसका दिल धड़कना भूल गया। पार्थ मुड़ चुका था। उसकी ठंडी तेज नजर सीधे रूही पर टिकी थी।
पूरे कॉरिडोर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। रूही ने कांपते हुए तस्वीर अपने सीने से लगा ली। उसे लगा अब फिर डांट पड़ेगी। चैप्टर 35 रास्ता मत रोको। कॉरिडोर। रूही घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। माँ की तस्वीर, छोटा सा नोटबुक, कुछ कागज, सब जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन घबराहट में उससे कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था। एक कागज फिर से फर्श पर गिर गया। रूही की आंखें भर आईं। हे भगवान! फिर गलती। उधर पार्थ वहीं खड़ा था। कबीर ने धीरे से पूछा, सर? पार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर बस रूही पर थी। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। जो भी कर्मचारी वहां से गुजर रहा था वह रुक गया। सब जानते थे, जब पार्थ रुक जाए तो कोई न कोई वजह जरूर होती है। रूही ने कांपते हाथों से आखिरी कागज उठाया। वह जल्दी से खड़ी हो गई। सिर इतना झुका हुआ था कि उसने पार्थ की तरफ देखा तक नहीं। तभी पार्थ की भारी आवाज गूंजी। नाम। रूही एकदम सहम गई। र रूही। पूरा नाम। र रूही। रूही रामलाल। पार्थ कुछ पल चुप रहा। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, ये राजवंश पैलेस है, गांव की गली नहीं। चलते समय सामने देखा करो। रूही की उंगलियां अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ चुकी थीं। जी। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। पार्थ ने आगे कहा, और एक बात। रूही का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे रास्ते में दोबारा मत आना। मुझे रुकना पसंद नहीं। बस। इतना कहकर वह मुड़ा और लंबे कदमों से आगे बढ़ गया। कबीर और पूरी सिक्योरिटी टीम भी उसके पीछे चल दी। कुछ ही सेकंड में कॉरिडोर फिर खाली हो गया। रूही वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बुदबुदाई, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। रसोई में पहुंचते ही रामलाल ने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा। क्या हुआ बेटा? रूही ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं पापा। रामलाल अपनी बेटी को पहचानते थे। उन्होंने धीरे से पूछा, छोटे मालिक मिले थे? रूही ने चुपचाप सिर हिला दिया। रामलाल ने लंबी सांस ली। बेटा, उनसे जितना कम सामना हो उतना अच्छा है। रूही ने धीरे से कहा, मैं तो सामने भी नहीं जाना चाहती, लेकिन पता नहीं हर बार सामने कैसे आ जाते हैं। रामलाल हल्का सा मुस्कुराए। ये महल बहुत बड़ा है, फिर भी कभी कभी किस्मत लोगों को बार बार एक ही रास्ते पर ला खड़ा करती है। रूही ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सब्जियां काटने लगी। लेकिन उसके कानों में अभी भी वही 4 शब्द गूंज रहे थे, मेरे रास्ते में मत आना। उधर अपने ऑफिस की खिड़की से पार्थ पूरे पैलेस को देख रहा था। उसके लिए रूही कोई खास नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम था, रुद्र। क्योंकि उसे यकीन था, रुद्र की अगली चाल अब ज्यादा दूर नहीं। चैप्टर 36 राजवंश परिवार। सुबह के 8 बजे राजवंश पैलेस का रॉयल डाइनिंग हॉल। करीब 30 फीट लंबी शाही मेज, सफेद संगमरमर का फर्श, दीवारों पर राजवंश परिवार की कई पीढ़ियों की तस्वीरें टंगी थीं।
यह एक नियम था। सुबह का नाश्ता पूरा परिवार साथ करता था। सबसे पहले राजमाता देवयानी राजवंश अंदर आईं। उनके आते ही पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो गया। प्रणाम राजमाता साहिबा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सबका अभिवादन स्वीकार किया। कुछ ही देर में अजय राजवंश और उनकी पत्नी नंदिनी राजवंश भी आ गए। नंदिनी के चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। वह महल के हर कर्मचारी से सम्मान से बात करती थीं। तभी एक लड़का तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ आया। दादी, आज नाश्ते में क्या है? देवयानी हंस पड़ी। आर्यवीर, पहले गुड मॉर्निंग तो बोल। गुड मॉर्निंग दादी। आर्यवीर ने हंसते हुए उनके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। महल का माहौल कुछ हल्का हो गया। तभी ठाक 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 भारी कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी की नजर दरवाजे की ओर मुड़ी। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, 6 फुट 3 इंच लंबा पार्थ राजवंश उसके अंदर आते ही अभी तक हंस रहा आर्यवीर भी सीधा बैठ गया। स्टाफ ने एक साथ सिर झुका लिया। पार्थ ने बिना किसी की तरफ देखे कहा, गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। बस, बाकी किसी से उसने कुछ नहीं कहा। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसी समय रसोई में रूही पहली बार पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार कराने में अपने पापा की मदद कर रही थी। रामलाल ने कहा, बेटा, आज से याद रखना, राजमाता को बिना चीनी की चाय, अजय साहब को ब्लैक कॉफी, नंदिनी मैडम को हल्का नाश्ता, आर्यवीर साहब को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। रूही ध्यान से सब नोटबुक में लिख रही थी। और रामलाल थोड़ा रुके। छोटे मालिक। रूही का हाथ वहीं रुक गया। जी, उन्हें किसी चीज में जरा सी भी लापरवाही पसंद नहीं। उनकी कॉफी हमेशा बिना चीनी और बिल्कुल सही तापमान पर होनी चाहिए। रूही ने धीरे से सिर हिला दिया। जी पापा। तभी एक तेज आवाज आई। रामलाल। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। करीब 23-24 साल की। महंगे कपड़े, चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने रूही को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तो यही है नई लड़की? रामलाल ने विनम्रता से कहा, जी, मेरी बेटी रूही। लड़की ने हल्की हंसी उड़ाई। हम लगती तो अभी स्कूल जाने वाली बच्ची है। रूही ने चुपचाप सिर झुका लिया। सुनो, उस लड़की ने सख्त आवाज में कहा, मैं सानिया चौहान हूं, इस महल की हाउस मैनेजर। यहां कैसे चलना है, कैसे बोलना है और किससे कितनी बात करनी है, सब मैं तय करती हूं। वह रूही के और करीब आई। धीरे लेकिन ताने भरे स्वर में बोली, ये राजवंश पैलेस है, किसी गांव का आंगन नहीं। अगर यहां टिकना है तो पहले इस गांव वाली घबराहट छोड़नी होगी। रूही ने दोनों हाथ जोड़ लिए। जी। सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़ी और बाहर चली गई। रूही ने धीरे से अपने पापा की तरफ देखा। रामलाल ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, काम से जवाब देना, बातों से नहीं। रूही ने हल्के से सिर हिला दिया। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि सानिया चौहान
उसकी जिंदगी को आसान नहीं बनने देगी। चैप्टर 37 पहला आदेश। सुबह के 8:30 बजे रॉयल किचन पूरी रफ्तार से चल रहा था। रूही अपने पापा के साथ नाश्ते की प्लेटें सजा रही थी। हर प्लेट एक जैसी हो, हर चम्मच एक ही दिशा में रखा हो। राजवंश पैलेस में छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखा जाता था। रूही पूरी मेहनत से काम कर रही थी। तभी टक टक हाई हील्स की आवाज सुनाई दी। सानिया चौहान फिर रसोई में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक टैबलेट था। उसने एक नजर पूरे किचन पर डाली। रामलाल जी, नाश्ता 5 मिनट में डाइनिंग हॉल पहुंचना चाहिए। जी मैडम। फिर उसकी नजर रूही पर गई। तुम? रूही तुरंत सीधी खड़ी हो गई। जी, आज से तुम मेरी निगरानी में काम करोगी। जो कहूंगी वही करोगी। समझ आई? जी। सानिया ने एक खाली ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई। ये ट्रे लेकर ऊपर दूसरी मंजिल पर जाओ। पार्थ सर के स्टडी रूम में उनकी ब्लैक कॉफी रखकर तुरंत वापस आ जाना। रूही का चेहरा उतर गया। मैं? सानिया ने भौहें चढ़ाई। कोई दिक्कत है? रूही ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं। लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही थी। हे भगवान! फिर वही गुस्सैल मालिक। रामलाल ने धीरे से कहा, डर मत, बस कॉफी रखकर चुपचाप लौट आना। रूही ने ट्रे उठाई, दोनों हाथों से कसकर पकड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। दूसरी मंजिल। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी थीं। रूही ने धीरे से चारों तरफ देखा। इतना बड़ा महल उसे अभी भी किसी सपने जैसा लगता था। आखिरकार वह एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंची। दरवाजे पर चांदी की नेमप्लेट लगी थी। पार्थ राजवंश। रूही का गला सूख गया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। टक टक। अंदर से भारी आवाज आई। कम इन। रूही ने आधा दरवाजा खोला। कमरा बहुत बड़ा था। एक तरफ किताबों की अलमारियां, दूसरी तरफ बड़ी कांच की खिड़की, बीच में काला लकड़ी का विशाल डेस्क। पार्थ किसी फाइल में व्यस्त था। उसने सिर तक नहीं उठाया। कॉफी रखो। रूही चुपचाप आगे बढ़ी। उसने कप टेबल पर रखा। जैसे ही वह मुड़ने लगी, पार्थ की आवाज फिर गूंजी, रुको। रूही के कदम वहीं थम गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पार्थ ने धीरे से कप उठाया, एक घूंट लिया और अगले ही पल कप वापस मेज पर रख दिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ये कॉफी किसने बनाई? रूही घबरा गई। पापा ने। मैं बस लेकर आई हूं। पार्थ ने बिना गुस्सा किए लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा। ठंडी है। राजवंश पैलेस में जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी ही आती है। इसे वापस ले जाओ और अगली बार दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर आने से पहले जवाब का इंतजार करना। रूही ने जल्दी से ट्रे उठाई। जी। वह लगभग भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही उसने लंबी सांस ली। उसे लगा आज भी बच गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था। दरवाजे के बाहर खड़ी सानिया यही चाहती थी कि रूही से कोई न कोई गलती हो। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। देखते हैं गांव वाली।
इस महल में कब तक टिकती हो? चैप्टर 38 नाश्ते की मेज। सुबह के 9 बजे रॉयल डाइनिंग हॉल। राजवंश परिवार नाश्ते के लिए इकट्ठा हो चुका था। सबसे आगे राजमाता देवयानी, उनके दाईं ओर बड़े बेटे विजय राजवंश और उनकी पत्नी मीरा राजवंश बैठे थे। उनके सामने वीरेंद्र और उसकी पत्नी अदिति। दूसरी तरफ अजय राजवंश, नंदिनी राजवंश और उनके बेटे पार्थ बैठे थे। सबसे आखिर में आर्यवीर आराम से कुर्सी पर बैठा जूस पी रहा था। रॉयल किचन। रामलाल ने ट्रॉली तैयार की। रूही, चलो नाश्ता लेकर चलते हैं। जी पापा। रूही ने ट्रॉली पकड़ी। दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। हे भगवान, बस आज कोई गलती मत हो। डाइनिंग हॉल का दरवाजा खुला। रामलाल और रूही अंदर आए। रूही की नजर पहली बार पूरे परिवार पर पड़ी। उसे समझ आ गया कौन किसका क्या लगता है। वह चुपचाप अपने पापा के पीछे पीछे चलती रही। रामलाल ने सबसे पहले राजमाता के सामने नाश्ता रखा, फिर विजय, मीरा, अजय, नंदिनी, वीरेंद्र, अदिति और आखिर में आर्यवीर। आर्यवीर ने मुस्कुराकर कहा, वाह रामलाल काका, आज तो मेरे पसंद के आलू के पराठे हैं। रामलाल भी मुस्कुरा दिए। जी छोटे साहब, अब सिर्फ एक प्लेट बची थी। पार्थ की। रूही ने कांपते हाथों से प्लेट उठाई। धीरे धीरे उसकी कुर्सी के पास पहुंची। उसने प्लेट मैच पर रखी और बिना ऊपर देखे वापस मुड़ने लगी। तभी पार्थ ने प्लेट की तरफ देखा, फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, रुको। पूरा डाइनिंग हॉल एकदम शांत हो गया। रूही के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे से मुड़कर देखा। पार्थ ने प्लेट की तरफ इशारा किया। फोर्क दाईं तरफ क्यों रखा है? रूही घबरा गई। उसने देखा, सच में फोर्क गलत तरफ रखा था। सॉरी। वह जल्दी से उसे ठीक करने लगी, लेकिन घबराहट में उसका हाथ जूस के ग्लास से टकरा गया। ग्लास डगमगाया। रूही की सांस अटक गई, लेकिन पार्थ ने बिजली जैसी तेजी से ग्लास पकड़ लिया। एक बूंद भी मेज पर नहीं गिरी। पूरा हॉल कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। रूही ने डरते हुए सिर झुका लिया। माफ कर दीजिए। पार्थ ने ग्लास वापस मेज पर रखा, फिर ठंडी आवाज में बोला, घबराहट में इंसान गलती करता है, और गलती की कीमत दूसरों को चुकानी पड़ती है। खुद पर काबू रखना सीखो। इतना कहकर उसने नाश्ता शुरू कर दिया। न कोई गुस्सा, न कोई चिल्लाना, बस वही ठंडा, रौबदार अंदाज। रूही चुपचाप ट्रॉली लेकर बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसने राहत की सांस ली। अंदर आर्यवीर ने धीरे से वीरेंद्र के कान में कहा, भैया, ये नई लड़की तो भैया को देखते ही कांपने लगती है। वीरेंद्र हल्का सा मुस्कुराया। और तेरे पार्थ भैया शायद मुस्कुराना ही भूल गए हैं। पार्थ ने दोनों की बात सुन ली। उसने बिना उनकी तरफ देखे सिर्फ एक शब्द कहा, आर्यवीर। बस इतना सुनते ही आर्यवीर तुरंत चुप होकर पराठा खाने लगा। वीरेंद्र अपनी हंसी रोकने लगा। दादी देवयानी ने यह दृश्य देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें लग रहा था महल में कुछ बदलने वाला है। चैप्टर 39 बंद दरवाजे के पीछे।
उसी शाम राजवंश पैलेस का वेस्ट विंग। यह महल का वह हिस्सा था जहां बिना अनुमति कोई कर्मचारी नहीं जा सकता था। रूही फूलों की खाली टोकरी लेकर वापस जा रही थी। तभी उसे एक बिल्ली के बच्चे की हल्की सी आवाज सुनाई दी, म्याऊ। रूही रुक गई। उसने इधर-उधर देखा। आवाज फिर आई, म्याऊ। वह आवाज का पीछा करते करते वेस्ट विंग तक पहुंच गई। एक छोटा सा सफेद बिल्ली का बच्चा लोहे की जाली में फंसा हुआ था। अरे रुको। रूही ने टोकरी नीचे रखी और धीरे धीरे उसे निकालने लगी। काफी कोशिश के बाद बिल्ली का बच्चा बाहर आ गया। वह तुरंत रूही की गोद में आकर छिप गया। रूही मुस्कुरा दी, डर मत, अब कुछ नहीं होगा। उसी समय महल के दूसरे छोर पर पार्थ अपने प्राइवेट सिक्योरिटी रूम में था। सामने बड़ी स्क्रीन पर पूरे पैलेस के सीसीटीवी चल रहे थे। जैन बोला, सर, वेस्ट विंग के पास एक स्टाफ मेंबर दिखाई दे रही है। पार्थ ने स्क्रीन की तरफ देखा। रूही, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वहां किसने जाने दिया? पता करता हूं, सर। पार्थ बिना एक सेकंड गवाए बाहर निकल गया। रूही बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए वापस मुड़ ही रही थी कि सामने से भारी कदमों की आवाज आई। ठाक ठाक ठाक। उसने सिर उठाया और उसका चेहरा उतर गया। पार्थ। उसके पीछे कबीर और 2 सिक्योरिटी गार्ड। पार्थ सीधे उसके सामने आकर रुक गया। उसकी नजर पहले रूही पर गई, फिर उस दरवाजे पर जिस पर साफ लिखा था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। उसने ठंडी आवाज में पूछा, पढ़ना आता है? रूही घबरा गई। जी। तो ये बोर्ड नहीं दिखा? रूही ने जल्दी से कहा। मैं अंदर नहीं गई। ये बिल्ली का बच्चा। उसने कांपते हाथों से बिल्ली का बच्चा दिखाया। ये फंस गया था। मैं बस। पार्थ ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। नियम कारण देखकर नहीं बदलते। जो हिस्सा प्रतिबंधित है वहां स्टाफ का जाना मना है। रूही की आंखें भर आईं। सॉरी, कबीर ने धीरे से कहा। सर, सीसीटीवी में भी यही दिख रहा है। ये अंदर नहीं गई, बस बाहर तक आई थी। पार्थ कुछ पल चुप रहा। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इस जाली को आज ही ठीक करवाओ। अगर एक जानवर अंदर फंस सकता है तो कोई इंसान भी पहुंच सकता है। यस, सर। फिर उसने रूही की तरफ देखा। वापस जाओ और अगली बार जहां जाने की अनुमति नहीं है वहां मत रुकना। रूही ने सिर झुका लिया। जी। वह बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए जल्दी जल्दी वहां से चली गई। रूही के जाते ही कबीर ने धीमे स्वर में पूछा, सर, ये वेस्ट विंग इतना सुरक्षित क्यों है? पार्थ की नजर उस बंद दरवाजे पर टिक गई। उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे राजवंश परिवार का सबसे बड़ा राज छिपा है। कबीर भी चुप हो गया। और दूर एक पेड़ की आड़ में खड़ा आदमी यह सब देख रहा था। उसने जेब से फोन निकाला। सर, महल के वेस्ट विंग की सुरक्षा बहुत कड़ी है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, नजर रखो, जल्द ही मैं खुद आऊंगा। वह आवाज रुद्र प्रताप की थी।